अब कई बार होता है कि लक्षण पूछ लिए जाते हैं। Welcome to One Way Classes. Get ready to accelerate your learning journey with us today. तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड से आगे। थायराइड ग्लैंड के वॉल पर एक छोटी सी ग्लैंड और पाई जाती है। अगर ये कोई थायराइड ग्लैंड है, मान लो ऐसे कोई थायराइड ग्लैंड है, तो इसकी दीवार पर एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जिसे हिंदी में बोलते हैं पैरा अवटुग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं पैरा अवटुग्रंथि और इंग्लिश में बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसे बोलते हैं पैरा अवटुग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे शरीर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, क्योंकि यही ग्रंथि एक फीमेल में मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है पीसीओडी और पीसीओएस। ये दोनों के लिए जिम्मेदार ये इकलौती ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन स्रावित करती है। पहला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। इस हार्मोन में क्या होता है? T3, T4 और TSH। TSH को क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ये कंडीशन पैदा करता है और एक यही कंडीशन पैदा करता है, पर दोनों में फ़र्क है। एक में बढ़ती है ये और एक में ये घटती है। पैराथायराइड हार्मोन का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। पर एक रोग होता है जिसे बोलते हैं हाइपरथायरोडियम। हाइपरथायरोडियम, जिसमें हमारा वेट अचानक एबनॉर्मल कंडीशन में बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? वो T3, T4 और TSH हार्मोन हाई होने पर होना शुरू हो जाता है। जब इसकी मात्रा लो रिलीज होती है तब वेट लूज होना शुरू हो जाता है। वेट लूज होना शुरू हो जाता है। तो पहला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो हमारी ग्लैंड स्रावित करती है, तो उसका मेन और इम्पोर्टेंट कार्य है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा में कमी नहीं आएगी। पर इसके अपोजिट एक और हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम है, हम सुबह भी दूध लपेटे जा रहे हैं, शाम को भी दूध लपेटे जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो भी एक हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन, और यह हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड स्रावित करती है। यह हार्मोन तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा हद से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो यह हार्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कई बार होता है कि लक्षण पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या हो जाता है जब पैराथायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन ढंग से स्रावित ना करें। पहला, वजन में बदलाव आता है। वजन में बदलाव, भूख ना लगना, एंजाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उन पर ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं, और जो लॉक हो जाता है, यानी कि हमारा कई बार बोलते हैं ना कि जबड़े जुड़ गए। इसमें सडन पैनिक अटैक शुरू हो जाता है, सडन पैनिक अटैक भी शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। बड़ी छोटी सी ग्लैंड है। देखो, याद हमेशा ऐसे करवाता हूँ मैं, पर तुम ऐसे ही भूल जाते हो, तो मैं दोबारा याद करा देता हूँ, इस बार भूलना मत। ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की दीवार पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड। सर, ये दो हार्मोन स्रावित करती है, कौन कौन से? पहला पैराथायराइड, दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हार्मोन जब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो, और कैल्सिटोनिन तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो रखी हो। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन के कारण हमारे शरीर में दो बीमारियां हो जाती है। पहला, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में क्या होता है? वज़न बढ़ने शुरू हो जाते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन में बढ़ता है, और हाइपो में वज़न में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये मेजरली फीमेल में पीसीओडी और पीसीओएस के लिए इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है कि फीमेल की
एनजाइटी प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल हार्मोन में एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, भूख ना लगना, वज़न में बदलाव, सडन पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है और फीमेल में आगे जाके फर्टिलाइजेशन के भी इशू पैदा होते हैं। अब पैराथायराइड ग्लैंड के बाद में एक छोटी सी ग्लैंड आती है, ये देखो, जहाँ पे ये मेरी बटन वाली सीरीज चल रही है, यहाँ पर हमारे शरीर, हमारे रिब्स की बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इस हड्डी के जस्ट पीछे एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? थाइमस ग्लैंड। और इस पर एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड जितनी पोजीशन में आसान दिख रही है उतना ही खतरनाक काम है इसका। तो अब हम देखेंगे हमारी आगे की ग्लैंड जो मैंने अभी बताया स्टर्नम हड्डी के नीचे पाई जाती है जिसका नाम थाइमस ग्लैंड है। तो चलो अब चलते हैं, लेट्स अबाउट डिस्कस थाइमस ग्लैंड। अब हम बात करें थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड, देखो मैं चीज़ें मेरी ध्यान से सुनना, बस सुनते सुनते मैं याद करा दूंगा। ये हमारा रिप्स वाला ढांचा है, सभी क्या, मैं कोई अलग से नहीं बना रहा, ये रिप्स वाला ढांचा है, ये इधर ये वाली है, ये वाली चीज़ें ये वाली है, और ये बीच वाली, इसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी। और स्टर्नम के जस्ट पीछे ही एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। इस ग्लैंड की खास बात है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तब से लेकर 2 साल तक ये हड्डी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित होती है। 2 साल बाद में ये बोल देती है अब मैं विकसित नहीं होंगी, अब मैं विकसित नहीं होंगी। 2 साल बाद में ये अपने आप को संकुचित करनी शुरू कर देती है, संकुचित करनी शुरू कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये हड्डी, ये ग्लैंड बिल्कुल गायब हो जाती है। अब किसी के जाने पर कोई तो आता ही है, अगर हमारी ज़िंदगी से कोई जा रहा है तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई आता भी है। ऐसा ही होता है, जब ये ग्लैंड बिल्कुल, ये जो पोर्शन है यहाँ से ग्लैंड बिल्कुल गायब हो जाएगी तो क्या आएगा, यहाँ पे फेट आना शुरू हो जाता है, वसा जमा हो जाती है, यहाँ पर वसा जमा हो जाती है। अब ये है ना, इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन स्रावित करती है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, जो असंख्य लिम्फोसाइट है, जो असंख्य टी लिम्फोसाइट है, ये हमारे ब्लड में डाल देती है, और ब्लड में डालते ही ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दैट इज थाइमस ग्लैंड। बहुत सिंपल सी हड्डी है। थाइमस ग्लैंड हमारी स्टर्नम हड्डी के जस्ट पीछे की तरफ पाया जाता है। ये थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करता है। थाइमोसिन हार्मोन का इकलौता कार्य है कि वो उस ग्लैंड में जितने भी लिम्फोसाइट होता है उसको ब्लड में डालता है। ब्लड में डालते ही वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अब इसके बाद में थाइमस ग्लैंड की एक खास बात है कि ये उम्र बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्लैंड गायब होनी शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये ग्लैंड बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसकी जगह क्या जमा हो जाता है? इसकी जगह फैट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? फैट जमा हो जाता है। तो ये है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद में हमारे शरीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि हम पढ़ेंगे, जिसका जिक्र हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अक्सर करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सभी ने सुना है, सभी के घर में या मोहल्ले में एक पेशेंट मिल जाता है डायबिटीज़ का। तो आज हम अग्नाशय ग्रंथि को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अग्नाशय ग्रंथि की बात कर रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की साइज की बात करें तो ये बिल्कुल पत्ती जैसी होती है, ऐसी होती है, बिल्कुल पत्ती जैसी, ठीक है। तो पत्ती जैसी होती है, पत्ती जैसी।
इसको खोजा सबसे पहले, जो इसके खोज करता है वो है लैगरहंस। खोज करता लैगरहंस। लैगरहंस द्वीप की कोशिकाएं भी बोलते हैं ना। ये मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मैंने जब ग्लैंड शुरू की थी तब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। अब अग्नाशय में पाचक एंजाइम तो पाए ही जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सब का डाइजेस्टिव करते ही हैं। पर इसके अलावा 3 हार्मोन और पाए जाते हैं। अब हार्मोन पाए जाएंगे तो ग्लैंड भी पाई जाएगी। तो ग्लैंड की जिक्र करते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अग्नाशय रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.5 से लेकर 8.3 तक इसकी पीएच वैल्यू होता है। एग्जामिनर के मोड पे बात होती है, काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। पर अब हमें यहाँ चलना है। लैगरहंस की द्वीप की कोशिकाएं हैं। लैगरहंस ने बोला कि 3 सेल पाई जाती है। पहली सेल अल्फा सेल, दूसरी सेल बीटा सेल, तीसरी सेल गामा सेल। लैगरहंस ने बोला कि अग्नाशय में 3 तरह की सेल पाई जाती है सर। पहली अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल, तीसरी गामा सेल। बीटा सेल जिस हार्मोन का स्रावन करती है उसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन हार्मोन। जो अल्फा सेल होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है। किसका? ग्लूकागोन हार्मोन का। तीसरा जो गामा सेल है वो सोमेटोस्टिन हार्मोन का स्रावन करती है। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा रट क्या है। मेरे जैसे टीचर बहुत हैं यूट्यूब पे जो बच्चों को रटा देते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि अग्नाशय में किस तरह की सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे सिटी गुल हो जाती है। अच्छे जो बच्चा 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करता है ना उसकी भी सिटी गुल हो जाती है। और जो अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ह्यूमन बॉडी के अग्नाशय से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई लेवल एग्जाम में होता है, कि कौन सी सेल ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में अग्नाशय में जो पाई जाती है वो बीटा सेल पाई जाती है। उसके बाद में 1 नंबर पे बीटा सेल, 2 नंबर पे अल्फा सेल, 3 नंबर पे गामा सेल। ये है क्रम। सबसे ज़्यादा बीटा सेल, दूसरा अल्फा सेल, तीसरा गामा सेल, ये पाई जाती है। अब हमें इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ना है तो हमें एक छोटी सी प्रोसेस को समझना होगा। प्रोसेस को समझना है तो अब हमें चलना पड़ेगा शाम को मैं मस्त आया, चाय वाय पी रखी थी, मम्मी ने परोस दिया खाना, चाय वाय परोस रखी थी, दोस्तों के साथ तफरी मार के आया। 2-3 घंटे बाद में आया को रात में मम्मी ने परोस दिया खाना। एक खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट सब कुछ था। मैंने बिना मम्मी से पूछे टीवी देखते हुए खाना खा लिया। ये हो गया। यही करते हैं हम लोग। तो ये जैसे ही हुआ, अब 2 तरह की चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। मैंने आया घर पे खाया भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज, जिसकी फॉर्म होती है साइंस में C6H12OH। मैंने आया, भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज अवशोषण हुआ खाने को, और क्या बन गया? C6H12OH यानी ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज के 120 मॉलिक्यूल बन गए, या आप ऐसे मान लो कि 120 यूनिट एनर्जी ग्लूकोज की बन गई। मेरी पूरे ऑर्गन को ही 80 यूनिट की जरूरत है ना। मेरे पूरे बॉडी को 80 यूनिट की ही जरूरत है। ये बची हुई 40 यूनिट का क्या किया जाए? अब वही जैसे इंसान की फितरत होती है वैसी ही हमारी बॉडी की फितरत होती है। हमारी बॉडी क्या करती है कि इस 40 यूनिट को बचा लो, क्योंकि आज का बचाया कल काम आएगा। ये 40 यूनिट स्टोर करने के लिए भेजी जाती है ग्लूकोज को यकृत के पास। कहाँ भेजी जाती है? यकृत के पास। ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर में यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में पड़ी थी, यकृत पे जाते ही सेव होती है ग्लाइकोजन के रूप में।
अब हमारे पास पैसे पड़े हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में अपने को सेव करनी है तो एफडी के रूप में सेव होते हैं। वैसे ही ग्लूकोज हमारे शरीर में पड़ी थी पर हमने लीवर को देनी है, लीवर बोलता है मैं इसे ग्लाइकोजन के रूप में लूँगा। और काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या है वो? ग्लाइकोलाइसिस। ये 20 यूनिट ये 40 यूनिट हमने हमारे लीवर पर सेव कर ली। ये होता है इंसुलिन हार्मोन। ये होता है इंसुलिन हार्मोन। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है। हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे शरीर में अत्यधिक रूप में ग्लूकोज बढ़नी शुरू हो जाए तब हमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। यह है इंसुलिन हार्मोन की फॉर्मेशन जब हमने खाना खाया। अब एक तरफ देखेंगे हम दूसरा हार्मोन जो मैंने आपको लिखाया, ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन। अब इस हार्मोन को समझना है तो हमें सुबह जाना पड़ेगा। इस हार्मोन को समझने के लिए रात को गए, इस हार्मोन को समझना है तो सुबह जाना पड़ेगा। सुबह हम उठे, घर वालों ने चाय पिलाई, चाय पिलाते ही बोले चलो आज खेत चलते हैं, आज करते हैं कुछ काम। आप खेत गए, आप काम कर रहे हो, आपके पास 100 यूनिट एनर्जी थी। आपने 100 की 100 यूनिट एनर्जी यूज़ कर ली, है ना। आप देखते हो कि आप लगातार काम करते हो, फिर आपको भूख लग जाती है, पर आप अगर उस वक्त खाना नहीं खाते तो आप मर थोड़ी जाते हो। उस वक्त जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तब एक्टिव होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन, यह हार्मोन एक मैसेज डालता है यकृत को कि भाई जो मैंने आपको ग्लूकोज दे रखी है 40 यूनिट वो मुझे वापस कर दो, मेरी बॉडी को नीड है। तो वो 40 यूनिट वापस ग्लाइकोजन के जो रूप में सेव थी वो वापस ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को मिल जाती है। ग्लूकोज आगे हमारे ऑर्गन में सबमिट हो जाती है। तो ये प्रक्रिया कौन कराता है? ग्लूकागॉन हार्मोन कराता है। और जब हमारे शरीर में एक्सेस ग्लूकोज होता है तो उसको स्टोरेज करने के वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। अब सर आपने तो 3 हार्मोन बोले थे, मैंने इंसुलिन पढ़ा दिया, मैंने ग्लूकागॉन पढ़ा दिया, सोमेटोस्टिन क्या होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन की भी एक खास बात है, जब हमारे शरीर में ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब हमें भूख कम लगेगी, और जब हमारे शरीर में ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा कम होगी तब हमें भूख ज़्यादा लगेगी। हमेशा याद रखना, काफ़ी बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर झट से पूछ लेता है कि एक मानव के शरीर में ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा अधिक है, इसका मतलब भूख लगेगी, भूख नहीं लगेगी, तो इस तरह से पूछता है तो भूख कम लगती है उसमें जब जब ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, और कम होती है तो भूख ज़्यादा लगती है। अब सोमेटोस्टिन हार्मोन जो मैंने तीसरे हार्मोन का आपके साथ जिक्र किया जिसका नाम है सोमेटोस्टिन। सोमेटोस्टिन होता है इन दोनों का ही बाप, इन दोनों को कंट्रोल करता है सोमेटोस्टिन। सोमेटोस्टिन ये बोलता है, ये एक्चुअल में कंट्रोल करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को कि तुमने अब ये काम करना है, तुम्हें अब इतने पैसे चाहिए। जैसे हमारे घर पे एक मुखिया था ना, वो बताता ना कि हाँ अभी अपने पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, आगे 4 लाख रुपए कमाना है, हमने दुकान लेनी है, 4 लाख पड़े हैं, एक बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे कार ले लो, हाँ आप ला सकते हो। तो इस तरह ये सोमेटोस्टिन इस पूरी अग्नाशय ग्रंथि का बाप बन के बैठा है, ये बताता है कब ग्लूकागॉन को जाना है, कब इंसुलिन को जाना है। तो ओवरऑल ये मैंने 3 ग्लैंड का आपके साथ इस क्लास में जिक्र किया। आई होप तुम्हें समझ आई होंगी, अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको और बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए जोश के साथ।